प्रिय विद्यार्थियों, सेकंड पेपर के अंतर्गत फील्ड व्यू में आज का हमारा टॉपिक है एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा, संस्कृताइजेशन बाय डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास। इससे पूर्व वाले वीडियोज में हम क्षेत्रीय अध्ययनों के महत्व को देख चुके हैं और क्षेत्रीय अध्ययन के अंतर्गत भारतीय समाजशास्त्र में एम.एन. श्रीनिवास और जी.एस. घुरिये जैसे विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास दक्षिण भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं और फील्ड व्यू के अंतर्गत उनके दो टॉपिक्स हमारे पाठ्यक्रम के अंदर हैं, एक संस्कृताइजेशन और दूसरा है वेस्टर्नाइजेशन। अर्थात पहला जो टॉपिक है वो संस्कृतिकरण है और दूसरा है पश्चिमीकरण। ये सामाजिक परिवर्तन को प्रकट करने के लिए भारतीय समाज के अंतर्गत प्रमुख अवधारणाओं में मानी जाती हैं और प्राय करके दोनों अवधारणाओं में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इन दोनों अवधारणाओं की चर्चा करेंगे हम आज इस वीडियो में। संस्कृताइजेशन फर्स्ट देखते हैं कि संस्कृतिकरण की अवधारणा वास्तव में है क्या। भारतीय समाज में परंपरावादिता और प्रगति के बीच संघर्ष हमेशा रहा है, परंतु सामाजिक परिवर्तन इसके उपरांत भी होते रहते हैं और होते रहे हैं। ग्रामीण समाज भी परिवर्तन से अछूता नहीं है। यहाँ पर विभिन्न जातियों में उतार चढ़ाव की एक प्रणाली पाई जाती है और एक जाति दूसरी जाति की तुलना में ऊंची अथवा नीची मानी जाती है। ये भारतीय समाज में सदियों से रहा है जातिगत संस्तरण। यहाँ पर निम्न एवं मध्य स्तर की जातियों में किसी उच्च जाति या जातियों के जीवन के तरीके अथवा संपूर्ण जीवन विधि अर्थात टोटल वे ऑफ लाइफ के अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण नामक अवधारणा को विकसित किया। इस प्रक्रिया का प्रभाव देश के विभिन्न भागों में देखा जाता है। सर्वप्रथम हम इस शब्द का प्रयोग कैसे कहाँ हुआ उसको देखते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिणी भारत के कुर्ग लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन के विश्लेषण के लिए इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। एक अवधारणा के रूप में इसका प्रयोग परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना एवं सांस्कृतिक गतिशीलता की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया गया है। पहले श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द से पहले इसको एक ब्राह्मणीकरण के रूप में यूज किया था, बाद में इसको संस्कृतिकरण माना गया। मैसूर के कुर्ग लोगों का अध्ययन करते समय डॉक्टर श्रीनिवास ने ये पाया कि नीची जातियों के लोग ब्राह्मणों की कुछ प्रथाओं और रीति रिवाजों को अपनाने और अपनी कुछ आदतों को छोड़ने में संलग्न है। यानी जो निम्न जाति के लोग माने जाते हैं वो लोग जो मैसूर के अंदर थे, कुर्ग लोग, विशेष करके कुर्ग जाति का अध्ययन उन्होंने किया था अपना फील्ड वर्क। चूंकि हम फील्ड वर्क का अध्ययन कर रहे हैं, विभिन्न विद्वानों के द्वारा समय समय पर भारतीय समाज को लेकर के जो क्षेत्रीय अध्ययन हुए उनके अंतर्गत एम.एन. श्रीनिवास का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के कुर्ग लोगों का अध्ययन करते समय ये पाया था कि निम्न जाति के लोग ब्राह्मणों की रीति रिवाजों को और परंपराओं को
अनुकरण कर रहे हैं। जैसे अपनी कुछ आदतें हैं, शराब पीने की, मांस मच्छी खाने की आदत है, पशु बलि आदि आदत जो है उसको छोड़ने में लगे हुए थे। और ब्राह्मणों की जो आदतें हैं, जो सात्विक जो आदतें मानी जाती थी समाज में, उनको अपनाने में लगे हुए हैं। और उनके ऐसा करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि जातीय संस्तरण की प्रणाली में, कास्ट हायरार्की में, जो हायरार्की जो होती है वो उच्चता और निम्नता के क्रम को बोलते हैं, जो भारतीय समाज में सदैव प्राणी रही है। और जातीय संस्तरण या जातीय उच्च नीच की प्रणाली में अपनी ही जाति को, अपनी स्थिति को, अपनी जो पोजीशन को ऊंचा उठाने का उनका प्रमुख उद्देश्य था। यानी निम्न जाति का, कुर्क जाति का ये उद्देश्य था कि हम भी, हमारा जो स्टेटस है, हमारी जो पोजीशन है वो भी ब्राह्मणों की ही भांति ऊंची होनी चाहिए। ऐसी उनकी सोच थी, ऐसा उद्देश्य था। और इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके वो ब्राह्मण जाति की परंपराओं का अनुकरण कर रहे थे। श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग क्रूक्स ऑफ साउथ इंडिया, ये पुस्तक लिखी थी उन्होंने फील्ड वर्क करके, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग क्रूक्स ऑफ साउथ इंडिया, अर्थात दक्षिणी भारत के कुर्ग लोगों में धर्म और समाज। उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग इस पुस्तक में किया था पहले। और उनके अनुसार जाति प्रथा में सदैव गतिशीलता संभव रही है। हमेशा इसमें गतिशीलता यानी कि परिवर्तन की गुंजाइश हमेशा रहती है। श्रीनिवास ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा, अगर ये पूछा जाए हमसे संस्कृतिकरण की परिभाषा क्या है, तो श्रीनिवास लिखते हैं, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति अथवा कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह, इसमें उन्होंने 3 चीजें सम्मिलित की हैं, निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति यानी कि ट्राइब, या कोई अन्य समूह जो पिछड़ा समूह जो कहें, किसी उच्च जाति और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और पद्धति को बदलता है। सामान्यतः इस प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जाति जातीय संस्थान की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में उसे परंपरागत रूप से जो स्थिति प्राप्त है उससे ऊंची स्थिति का दावा करने लगती है। ये प्रक्रिया समझा रहे हैं श्रीनिवास परिभाषा में। यानी ऐसे जो परिवर्तन है, जो निम्न जाति जो दावा करती है संस्थान प्रणाली में परंपरागत रूप से जो उसकी स्थिति है उससे ऊंचा उनको माना जाए, ये उनकी सोच होती है कि हमें हमारी जो स्थिति है वो ऊंची जाति के समान ही माना जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया में वो ऊंची जाति की आदतों को, ऊंची जाति के धर्म को, ऊंची जाति के तौर तरीकों को, ऊंची जाति के व्यवहारों को दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में अपनाते हैं और ऊंची स्थिति का दावा करने लगते हैं। सामान्यतः बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में बहुत लंबे समय तक, 1 या 2 पीढ़ियों के बाद उनके दावे को सच मानते हैं और उनके दावों को सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। कौन सा दावा? उनका ये दावा कि हमारी स्थिति और हमारा सामाजिक परिस्थिति यानी कि हमारी पोजीशन भी जो है समाज में इस अमुक ऊंची जाति के बराबर है, ये दावा करने लगते हैं। और ये उनका ये दावा जो है सामान्य रूप से 1-2 पीढ़ियों के प्रयास के बाद उनको सामाजिक स्वीकृति मिलती है। सामाजिक स्वीकृति कौन देता है? पूरा समाज, यानी ऊंची जातियों में ये मान्यता मिल जाती है कि ये रीति रिवाज भी जो है ये लोग भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी विस्तृत परिभाषा है। उसके अंतर्गत एम एन श्रीनिवास ने समझाने की कोशिश की है कि प्राय निम्न हिंदू जाति या अन्य कोई पिछड़ा समूह अथवा कोई जनजाति, 3 चीज़ों को सम्मिलित करते हुए वे मानते हैं कि लगातार दावा करते हैं ये लोग ऊंची स्थिति में जाने का, और 1-2 पीढ़ी के प्रयास के बाद इनको ये सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। उसके बाद संस्कृतिकरण की विशेषताएं, मेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संस्कृताइजेशन। संस्कृतिकरण की विशेषताओं के आधार पर इसको और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा आपको ये कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों से है, पहली बात, पहली विशेषता।
और दूसरी जो विशेषता है, संस्कृतिकरण जो है सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है, अर्थात परिवर्तन की गुंजाइश होती है समाज में, सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम गतिशील होते हैं, यानी कि परिवर्तनशील अवधारणा है। हमारी जो स्थिति है वो स्टैटिक नहीं है बल्कि डायनामिक है, स्थिर नहीं है, गतिशील है। यह केवल पदमूलक परिवर्तन, पोजिशनल चेंज को प्रकट करती है। ये ऊपर बताया गया ना परिभाषा में और अवधारणा में, परिचयात्मक में ये बताया गया कि हमारी पोजीशन को चेंज करवाने वाली प्रक्रिया है और हमारे प्रयासों से होता है। ये ऊंची जाति के रीति रिवाजों को, धर्म को, तौर तरीकों को, व्यवहारों को करने के बाद ये हमारी स्थिति में एक पदमूलक परिवर्तन होता है, पोजिशनल चेंज आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये पदमूलक परिवर्तन से संबंधित है। और तीसरी जो इसका जो प्रमुख लक्षण अथवा विशेषताएं ये मानी जाएगी, केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये जनजातियों में भी और अन्य पिछड़े समूह में भी, अर्ध जनजाति समूह में भी पाई जाती है। ये ऊपर परिभाषा में वो प्रकट कर चुके हैं, जैसे भील आदि जनजातियों के अंदर ये पाई जाती है। चौथी विशेषता है, इस प्रक्रिया का संबंध किसी एक व्यक्ति और परिवार से नहीं अपितु एक समूह से है। ये व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, अर्थात पूरे समूह से इसका संबंध है। पांचवा, संस्कृतिकरण के कई आदर्श हो सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कोई भी प्रभु जाति। अपनी परिभाषा में एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि उच्च जाति के रीति रिवाजों और परंपराओं का दावा करते हैं और प्राय द्विज जाति का, द्विज जाति कौन होती है? ट्वाइस बोर्न कास्ट। द्विज जाति में क्षत्रिय और वैश्य भी आते हैं, शूद्रों को छोड़ करके सभी जाति जो है द्विज जाति मानी जाती थी भारतीय समाज में। हालांकि आधुनिक समाज में ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन ये परंपरावादी समाज, जो प्राचीन भारतीय समाज की बात हम कर रहे हैं। सार्वभौमिक प्रक्रिया, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार जो इसकी एक प्रमुख विशेषता क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस है कि संस्कृतिकरण जो है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये वैदिक काल से लेकर के आज तक इसके अंतर्गत जो है हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं प्राचीन भारतीय समाज के अंतर्गत। एक और विशेषता है इसमें, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की सूचक है, यानी संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की सूचक है। मिल्टन सिंगर बताते हैं एक जगह पर, यह विस्तृत रूप से स्वीकृत मानव शास्त्रीय सिद्धांत है। ये एक प्रकार का एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी है, जो एम.एन. श्रीनिवास ने जो कॉन्सेप्ट दी है, ये एक प्रकार की एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी के नाम से इसको मिल्टन सिंगर ने जाना है कि भारत के मानव समाज को और उसके अंदर जो विद्यमान गतिशीलता को सही रूप में, सच्चे अर्थों में प्रकट करती है। ये एक दो तरफा प्रक्रिया भी है। इसकी एक लास्ट विशेषता है इसमें, ये टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? श्रीनिवास के अनुसार उच्च जातियां का ही अनुकरण नहीं होता, बल्कि कई बार इसका उल्टा भी होता है कि प्रक्रिया, परिभाषा के अंदर और अवधारणा में तो विश्लेषण ये किया गया है कि जब निम्न हिंदू जाति के द्वारा या निम्न हिंदू समुदाय के द्वारा या किसी जनजाति समूह के द्वारा ऊंची जातियों का अनुकरण होता है तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया घटित होती है। जबकि इसका उल्टा भी है, कई बार ऐसे एग्जाम्पल भी इतिहास में देखने को मिलते हैं, कई बार उच्च जाति के लोगों के द्वारा भी निम्न जाति के लोगों का अनुकरण किया जाता है। तो ये एक प्रकार से दो तरफा प्रक्रिया होती है। संस्कार, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का महत्व इस प्रक्रिया के अंदर देखने को मिलता है। एम.एन. श्रीनिवास ये विश्लेषित करते हैं कि मैसूर के अंदर कुरुग लोगों ने ऊंची जाति के लोगों के संस्कार को अपनाया, उनकी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को, उनकी राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व को देख करके वो लालायित होते हैं कि हमारा भी प्रभुत्व होना चाहिए, हमारी भी राजनीतिक दखलंदाजी होनी चाहिए, हमारी भी राजनीतिक पहुंच होनी चाहिए, धर्म के क्षेत्र में हमारी भी पूछ होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ इसके मूल के अंदर होती है। और एक इसमें डोमिनेंट कास्ट का भी चर्चा की एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा, जो संख्यात्मक के द्वारा केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रभु जाति होती है। प्रभु जाति के बारे में और संस्कृतिकरण के महत्व तथा संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का जो शेष हिस्सा है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।